जब दुनिया का सबसे भारी उद्योग दशकों तक एक ऐसे सवाल को नजरअंदाज करता है जो कोई भी छात्र पूछ सकता था, तो क्या होता है? जब जवाब आखिरकार आया तो वो किसी गुप्त प्रयोगशाला से नहीं आया, ना ही किसी अरबों की कंपनी से। वो एक ऐसी बात से आया जो इंजीनियरों की आंखों के सामने हमेशा से थी, और जो इसके बाद हुआ उसने सेक्टर के सबसे बड़े संशयवादियों को भी चौंका दिया। एक ऐसा मटेरियल है जो आपके चारों तरफ हर चीज में मौजूद है। उस सड़क में जिससे आप आज गुजरें, उस पुल में जो आपकी गाड़ी का बोझ उठाता है, उस इमारत के फर्श में जहां आप काम करते हैं या रहते हैं, वो मटेरियल स्टील नहीं है, न शीशा न लकड़ी, वो है कंक्रीट। ग्रे, सस्ता, गोटबोगिए साधारण और साथ ही मानवता के इतिहास में सबसे ज्यादा इस्तेमाल होने वाले मटेरियल्स में से एक। हर साल दुनिया में जितना कंक्रीट बनता है वो इतना अविश्वसनीय है कि अगर आप उसे एक ही नदी में बहा दें तो वो उत्तरी ध्रुव से दक्षिण अमेरिका के सबसे दक्षिणी छोर तक बहती रहे। कंक्रीट धरती पर दूसरी सबसे ज्यादा इस्तेमाल होने वाली चीज है। पहली है पानी, तेल नहीं, स्टील नहीं, पानी, और उसके तुरंत बाद कंक्रीट। 100 से ज्यादा सालों तक पूरी निर्माण उद्योग इसी हकीकत पर खड़ी रही, और उसी दौरान किसी ने गंभीरता से ये नहीं पूछा कि उस प्रक्रिया के अंदर क्या छुपा है। ये वो बात है जो ज्यादातर लोगों ने कभी नहीं सुनी। कंक्रीट के उत्पादन से वातावरण में भारी मात्रा में कार्बन डाइऑक्साइड निकलती है। सिर्फ सीमेंट उद्योग ही साल मानवता द्वारा पैदा की जाने वाली सभी ग्रीन हाउस गैसों का लगभग 8% के लिए जिम्मेदार है। यह पूरी दुनिया की विमानन उद्योग के कुल योग से भी ज्यादा है। इसे पहले क्यों नहीं सुधारा गया? क्योंकि कंक्रीट कई मायनों में एक शानदार मटेरियल है। सस्ता, टिकाऊ, किसी भी आकार में ढाला जा सकता है, खुद ही सख्त हो जाता है, जंग नहीं लगती, सड़ता नहीं, दशकों तक चलता है। इंजीनियर ठीक ठीक जानते हैं कि ये लोड में, ठंड में, सालों के इस्तेमाल के बाद कैसे व्यवहार करता है। समस्या रसायन विज्ञान में दफन है। सीमेंट बनाने के लिए चूना पत्थर को बेहद ऊंचे तापमान पर गर्म करना पड़ता है। उस प्रक्रिया में चट्टान टूट जाती है और सीधे एक रासायनिक उपोत्पाद के रूप में कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ती है। यह गंदी ऊर्जा का नतीजा नहीं है। भले ही दुनिया की सभी भट्टियां पूरी तरह स्वच्छ बिजली से चलें, कार्बन उत्सर्जन जारी रहेगा। ये फॉर्मूले में लिखा है। सालों तक शोधकर्ताओं ने इस समस्या पर अलग अलग कोणों से हमला करने की कोशिश की। उन्होंने सीमेंट का कुछ हिस्सा औद्योगिक कचरे से बदला, जियोपॉलीमर कंक्रीट विकसित किए, कार्बन कैप्चर का अध्ययन किया। हर दृष्टिकोण ने सीमित परिणाम दिए, लेकिन किसी ने भी समस्या की बुनियादी अर्थव्यवस्था को नहीं बदला। वो सवाल जो लगभग किसी ने नहीं पूछा, वो असहज करने वाला सरल निकला। क्या होगा अगर समस्या इससे जुड़ी ना हो कि कंक्रीट में क्या मिलाया जाता है, बल्कि इससे जुड़ी हो कि मिक्सर से निकलने के तुरंत बाद उसके साथ क्या किया जाता है? ताजा कंक्रीट ठोस नहीं होता, यह एक घना गीला द्रव्यमान होता है। मानक प्रक्रिया यह है कि उस द्रव्यमान को एक सांचे में डालें और इंतजार करें। गुरुत्वाकर्षण कुछ काम करता है। समय के साथ कंक्रीट सख्त हो जाता है। यह प्रक्रिया कई पीढ़ियों तक किसी महत्वपूर्ण तरीके से नहीं बदली। चीनी वैज्ञानिक संस्थाओं से जुड़े शोधकर्ताओं के एक समूह ने एक अलग रास्ता आजमाने का फैसला किया। इंतजार करने की बजाय उन्होंने ताजे कंक्रीट पर तब यांत्रिक दबाव डाला जब वो अभी गीला और प्लास्टिक अवस्था में था। 5 से 15 मेगापास्कल का दबाव, जो एक शक्तिशाली हाइड्रोलिक प्रेस द्वारा उत्पन्न किए जा सकने वाले दबाव के बराबर है, मिश्रण को बाहर से अंदर की ओर दबाता था। कण इतने घने रूप से संकुचित हो गए कि अतिरिक्त पानी और हवा के पास बाहर निकलने के अलावा कोई विकल्प नहीं बचा। मटेरियल की कुल सरंध्रता पारंपरिक कंक्रीट की तुलना में लगभग 45% गिर गई। यह मौलिक रूप से महत्वपूर्ण है। कंक्रीट की लगभग सभी समस्याएं उन छोटे आंतरिक रिक्त स्थानों से शुरू होती हैं। दरारें छिद्रों में जन्म लेती हैं। पानी छिद्रों से रिसता है। सड़कों का नमक उन रास्तों से होकर रीइंफोर्सिंग स्टील तक पहुंचता है और अंदर से जंग पैदा करता है। बर्फ और पिघलाव का चक्र मटेरियल को नष्ट करता है, क्योंकि छिद्रों में पानी जमने पर फैलता है। छिद्रों को हटाइए और कंक्रीट की दीर्घकालिक कमजोरियों का बड़ा हिस्सा एक ही कदम में गायब हो जाता है।
कंक्रीट के हर ब्लॉक के अंदर एक सूक्ष्म संक्रमण क्षेत्र होता है, वो बिंदु जहां सीमेंट पेस्ट हर एग्रीगेट कण से मिलता है। पारंपरिक कंक्रीट में वो सीमा सबसे कमजोर कड़ी होती है। यह पेस्ट या पत्थर की तुलना में अलग अलग अधिक छिद्रपूर्ण और कम घना होता है। कंप्रेशन मोल्डिंग के साथ उस क्षेत्र में रिक्त स्थानों की मात्रा लगभग 35% गिर गई। श्रृंखला की सबसे कमजोर कड़ी काफी हद तक मजबूत हो गई। प्रयोगशाला परीक्षणों के नतीजे प्रभावशाली थे। अधिकतम दबाव के अधीन नमूनों में संपीड़न प्रतिरोध 80% से अधिक बढ़ गया। पानी, बर्फ पिघलाव चक्रों और रासायनिक हमले के प्रति प्रतिरोध में उल्लेखनीय सुधार हुआ। और ये वो विवरण है जिसने हर इंजीनियर को अपनी कुर्सी पर सीधा बैठा दिया। ये सब बिना संरचना में कुछ भी मिलाए हासिल किया गया। कोई महंगे एडिटिव नहीं, कोई विदेशी मटेरियल नहीं, वही घटक अलग तरीके से प्रोसेस किए गए। एक मौलिक रूप से बेहतर उत्पाद। जब कंक्रीट की यह कहानी वैज्ञानिक प्रकाशनों के पन्नों पर सामने आ रही थी, एक और तकनीक समानांतर में आगे बढ़ रही थी। एक चीनी कंपनी द्वारा विकसित स्टील सैंडविच पैनल, एक ऐसी कंपनी जिसका उन परियोजनाओं को साकार करने का इतिहास है जिन्हें कई लोग असंभव मानते थे, देखने में भ्रामक रूप से सरल लगते हैं। स्टील की दो पतली चादरें जो खोखले स्टील ट्यूबों की एक सटीक जाली से अलग होती हैं। ये तर्क एरोनॉटिकल इंजीनियरिंग से उधार लिया गया था। कच्चे मटेरियल के द्रव्यमान की बजाय जाली संरचना के माध्यम से लोड वितरण। स्टील की चादरें तन्य और संपीड़न बलों को अवशोषित करती हैं। ट्यूबों की जाली झुकने और मरोड़ का प्रतिरोध करती हैं। मिलकर वे एक ऐसा पैनल बनाते हैं जिसकी लोड वहन क्षमता तुलनीय प्रबलित कंक्रीट स्लैब जैसी होती है, लेकिन उसके वजन के 10वें हिस्से से भी कम में। पैनल रोबोटिक कनेक्टर्स के जरिए एक दूसरे से जुड़ते हैं। एक इमारत की पूरी मंजिल दिनों में नहीं, घंटों में पूरी हो जाती है। 2025 में 10 मंजिला एक इमारत को इन मॉड्यूल के साथ 30 घंटे से कम में खड़ा किया गया। सिर्फ ढांचा नहीं, पूरी इमारत। भूकंप प्रतिरोध विशेष रूप से उल्लेखनीय है। पारंपरिक कंक्रीट संरचनाएं भारी होती हैं। जब जमीन हिलती है तो वो सारा द्रव्यमान बड़ी ताकतें पैदा करता है जिन्हें इमारत को अवशोषित करना होता है। परीक्षणों से पता चला कि पैनल इंपैक्ट लोड को उस स्थिरता के साथ सहन करते हैं जिसकी बराबरी पारंपरिक कंक्रीट संरचनाएं मुश्किल से कर सकती हैं। उन क्षेत्रों में जहां भूकंप एक वास्तविक खतरा है, ये एक बुनियादी सुरक्षा लाभ है। दोनों तकनीकें अलग अलग समस्याएं हल करती हैं, लेकिन एक ही दिशा में इशारा करती हैं। एक उस कंक्रीट को बहुत बेहतर बनाती है जो अभी भी इस्तेमाल होने वाला है। दूसरी, किसी इमारत को जरूरत पड़ने वाले कंक्रीट की मात्रा कम करती है। मिलकर लागत, गति, वजन और उत्सर्जन पर संयुक्त प्रभाव उससे कहीं ज्यादा है जो दोनों में से कोई भी अकेले पैदा कर सकती थी। दर्जनों अंतरराष्ट्रीय पेटेंट परिवार मूल शोध का संदर्भ देते हैं। जर्मनी, जापान, दक्षिण कोरिया और यूनाइटेड किंगडम में पंजीकृत आवेदन हैं। दुनिया के सबसे बड़े सीमेंट उत्पादकों में से एक ने यूरोपीय प्री फैब्रिकेटेड निर्माण के लिए तकनीकों को अनुकूलित करने के लिए एक लाइसेंस समझौते पर हस्ताक्षर किए। जर्मनी में एक कंसोर्टियम ने एक वास्तविक क्लैडिंग प्रोजेक्ट में कंप्रेशन मोल्डिंग का परीक्षण किया। एक जापानी कंपनी ने सीमेंट की खपत को उल्लेखनीय रूप से कम करने के उद्देश्य से एक विश्वविद्यालय के साथ एक संयुक्त कार्यक्रम शुरू किया। एक दक्षिण कोरियाई कंपनी ने स्मार्ट सिटी कार्यक्रम के तहत स्टील पैनल फैक्ट्री बनाने की योजना की घोषणा की। यह सब किस चीज से प्रेरित है? आदर्शवाद से नहीं, गणित से। उन क्षेत्रों में जहां उत्सर्जन पर कर लगाया जाता है या कोटा द्वारा सीमित किया जाता है, सीमेंट की खपत कम करने से नियामक लागत सीधे कम होती है। सबसे महंगे घटक की लागत कम करते हुए प्रतिरोध बढ़ाना एक प्रतिस्पर्धात्मक लाभ है जिसे कोई भी गंभीर कंपनी नजरअंदाज नहीं कर सकती। जीवन चक्र मॉडल ये अनुमान लगाते हैं कि दुनिया के नए संरचनात्मक कंक्रीट के केवल 30% को कंप्रेशन मोल्डिंग में बदलने से वार्षिक उत्सर्जन लगभग 850 मिलियन टन कम हो सकता है। यह उससे ज्यादा है जो एक बड़ा देश अपने सभी बिजली संयंत्रों, कारखानों, वाहनों और खेतों के साथ एक साल में पैदा करता है। वैश्विक उत्पादन के 1/3 से भी कम पर लागू एक एकल प्रक्रिया परिवर्तन एक आशाजनक तकनीक से वैश्विक मानक तक का रास्ता लंबा है। निर्माण मानकों को अपडेट करने में साल लगते हैं। हर देश को अपने परीक्षण और नियामक अनुमोदन की जरूरत होती है। कंप्रेशन मोल्डिंग के लिए ऐसे उपकरण चाहिए जो अधिकांश कारखानों के पास अभी नहीं है। बड़ी कंपनियों के लिए निवेश जल्दी वसूल हो जाता है।
है। विकासशील अर्थव्यवस्थाओं के छोटे ठेकेदारों के लिए बाधा कहीं ज्यादा ऊंची हो सकती है। इनमें से कोई भी कठिनाई ये नहीं बदलती कि विज्ञान ने क्या साबित किया है। ये केवल ये परिभाषित करती है कि तकनीकी रूप से क्या संभव है और वास्तव में बड़े पैमाने पर क्या होगा। इनके बीच की खाई, उस खाई को पाटना उतना ही सार्वजनिक नीति और निवेश का मामला है जितना इंजीनियरिंग का। बहुत लंबे समय के बाद पहली बार कंक्रीट के उत्पादन और उपयोग की प्रक्रिया की बुनियाद वास्तव में बदल रही है। हाशिए पर नहीं, सिर्फ प्रयोगशाला में नहीं, वास्तविक इमारतों में, वास्तविक लोगों द्वारा अभी इस्तेमाल में। और चूंकि कंक्रीट दुनिया की दूसरी सबसे ज्यादा इस्तेमाल होने वाली चीज है, इसलिए इसके उत्पादन के तरीके में बदलाव ज्यादा देर तक छोटे नहीं रहते। अगर इस वीडियो ने उस मटेरियल को देखने का आपका नजरिया बदल दिया जिस पर आप हर दिन चलते हैं और जिसके अंदर आप रहते हैं, तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, नोटिफिकेशन चालू करें ताकि अगला वीडियो मिस ना हो, और हमें कमेंट्स में बताएं। अगर इतनी बड़ी खोज दशकों तक इंजीनियरों की आंखों के सामने बिना पहचाने रही, तो आपको क्या लगता है इस वक्त और कौन सी स्पष्ट खोजें सबकी नजरों के सामने छुपी हुई हैं?